बात होगी खबरों की और शुरुआत करेंगे धर्मशाला से अहम खबर के साथ, जहां आज वर्ल्ड कप मेंस का महामुकाबला होने वाला है। अब से कुछ ही देर में यह मुकाबला शुरू होगा। धर्मशाला के खूबसूरत HPCA स्टेडियम में इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीम के बीच ये मैच आज खेला जाना है। सुबह 8 बजे से ही स्टेडियम में दर्शकों के आने का क्रम शुरू हो गया है। मैच सुबह 10 बजे शुरू होना है और महज आधा घंटा रह गया है जब ये मैच शुरू होगा। बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच ये महामुकाबला माना जा रहा है। इससे पहले धर्मशाला के इसी HPCA स्टेडियम में अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आपस में भिड़ी थी। बांग्लादेश ने यहां पर जीत दर्ज की, जिससे ये माना जा रहा है कि बांग्लादेशी टीम के हौसले बुलंद हैं और आज इंग्लैंड के साथ इसकी भिड़ंत होने वाली है। और चलिए सीधे रुक करते धर्मशाला का। विचित्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, 10 बजे टॉस होगा, आधा घंटा रह गया है, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी? निश्चित तौर पर जैस्मिन देखिए काफी उत्साह जो है वो आज देखने को मिल रहा है, लेकिन भीड़ को इस बार भी जो है वो मिस किया जाएगा। हालांकि 8:30 बजे से गेट खोल दिए गए थे और 8:30 बजे से ही गेट पर जो है वो एंट्री होनी शुरू हो गई है। मैं तस्वीरें साझा करना चाहूंगा। देखिए आज भी हम उसी जगह पर मौजूद हैं। देखिए लोग जो है वो अभी भी स्टेडियम की ओर जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बांग्लादेश के जो टीम के जो बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, जो दर्शक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है इंग्लैंड से भी बहुत से दर्शक हमें यहाँ पर नजर आए थे, क्योंकि महज आधा घंटा बच गया है जैस्मिन, और ये लोग जो हैं वो लगातार स्टेडियम की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत बात यह है कि अपनी टीम को चीयर करने के लिए एक टाइगर के रूप में जो है ये भाई साहब आए हुए हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है? हम टाइगर मुनीर है। हमारा नाम टाइगर मुनीर है। कैसे चीयर करेंगे आज अपनी टीम को? क्या लगता है कि पिछली बार तो जीत का आगाज हो ही चुका है, आज फिर से वही टीम, आपकी टीम जो यहाँ पर खेलने वाली है, कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है। आज जीतेगा, मैं हमारा देश आज जीतेगा। कैसे चीयर करेंगे आप लोग अपनी टीम को आज? जोर से बांग्लादेश! बांग्लादेश! भाई साहब, क्या लगता है आज कौन कमाल करेगा? पिछली बार हम लोगों ने देखा कि आपके स्पिनर्स जो हैं एक के बाद एक करके उन्होंने 8 विकेट्स ली हैं। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? वो भी आज साकिब करेंगे, मिराज भी करेंगे, और अगर पेस ट्रक हो तो तकसीम पे जरूर करेंगे, कुछ विकेट लेंगे। तकसीम तो हमेशा ही लेते हैं, क्रिटिकल टाइम में तकसीम विकेट लेते हैं। देखिए इंग्लैंड की टीम जो है वो मजबूत मानी जाती है। हालांकि उनका पहला मैच जो है वो लूज कर चुकी है, बावजूद इसको देखा जाए क्योंकि वो पहले भी IPL के मैच जो है उनके बहुत से खिलाड़ी यहाँ पर खेल चुके हैं। लगता है कि आपको आज बांग्लादेश पर भारी पड़ेगी या इंग्लैंड कहीं ना कहीं माइलेज ना ले जाए यहाँ से? नहीं ले सकते, क्योंकि इंग्लैंड नर्वस रहते हैं जब भी बांग्लादेश से खेलते हैं, और थोड़ा नर्वस ही रहते हैं। लगता है तो वर्ल्ड कप 15 में जैसे हारा उसी हार जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी टीम के? आज बांग्लादेश जीतेंगे, क्योंकि प्रेशर में रहेंगे इंग्लैंड, तो बांग्लादेश जीतेंगे। आज बांग्लादेश जीतेगा जी, बांग्लादेश जीतेगा। कैसे जीतेगा? कोई टेक्निक्स, कोई, क्योंकि देखिए 24 वनडे मैच हम लोग इतिहास देख रहे थे, आंकड़े देख रहे थे, तो 24 मैच जो है इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं, उसमें से महज 5 मैच जो है वो बांग्लादेश अब तक जीत पाई है वनडे के। तो ऐसे में लगता है आपको कि बांग्लादेश यहाँ जो है इंग्लैंड को शिकस्त दे पाएगी? বাংলাদেশ খুব ভালো পারফরমেন্স করতেছে, আশা করি বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের সাথে ভালো ম্যাচ হবে, তবে বাংলাদেশ জিতবে ইনশাআল্লাহ, আমরা আশা করি। चलिए दर्शक हैं, क्योंकि देखिए अपनी ही टीम को चीयर करने के लिए बिल्कुल विचित्र, जाहिर सी बात है कि दर्शक अपनी अपनी टीम को, अपनी अपनी पसंदीदा टीम को चीयर करने यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि बीते कल धर्मशाला में बारिश हुई है, पिच को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बटलर ने भी आउटफील्ड को लेकर सवाल खड़े किए हैं। डाइव लगाना यहां पर मुश्किल हो सकता है, डाइव लगाने की मनाही भी एक तरीके से यहां पर की गई है, इसको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है। ऐसे में मौसम कितना साथ देता है, यह भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। विचित्र, देखिए अगर अभी की बात की जाए जैस्मिन, तो मौसम पूरी तरह से औसम हो चुका है। रात की बात करें तो रात को निश्चित तौर पर 11:30 बजे के बाद मौसम खराब हो गया था और हल्की यहाँ पर बारिश भी हुई है, तूफान आया था। बड़ी बात यह है कि तूफान और आंधी यहाँ पर आई थी, और इसके अलावा जो है हल्का हिमपात हुआ है धौलाधार में, और आज आकर्षण का केंद्र भी धौलाधार जो है वो दर्शकों के लिए बनने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग पिच और आउटफील्ड की बात करें तो आउटफील्ड में हाँ ये बात तो है कि टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सवाल उठाया था अफगानिस्तान और
और बांग्लादेश के बीच में जब मैच हुआ तो उस दौरान जब देखने को मिली थी आउटफील्ड की कुछ खामियां, पैचेस जो नजर आए थे उनको, लेकिन हाँ जो टीम के प्लेयर्स हैं, जैसे बटलर ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि उनके जो खिलाड़ी है वो सतर्कता के साथ यहां पर खेलेंगे और सचेत होकर खेलेंगे, लेकिन यहां की पिच जो है वो बहुत बढ़िया है, उनके माफिक है, क्योंकि आईपीएल के मैचेस भी बहुत से उनके खिलाड़ी जो यहां पर खेल चुके हैं, उसका फायदा इनको यहां पर मिलने वाला है। बड़ी बात यह है जैस्मिन यहां पर जो है कि जो पिच है, पिच में यहां पर उछाल ज्यादा होता है, तेज गति वाली ये पिच यहां पर मानी जाती है, लेकिन क्योंकि हवा का यहां मौसम पर भी डिपेंड करता है, यहां की पिच मौसम यहां का कैसा रहता है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो वो इफेक्ट डालता है खेल पर, तो यह देखना बड़ा लाजमी होने वाला है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया जैस्मिन की 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर जो आज रहेगा और 20% सिर्फ बारिश की संभावना यहां पर है, और इसके अलावा अगर देखें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं यहां पर चलेंगी, तो यह कहीं ना कहीं इस खेल में जो है वो तब्दीली निश्चित तौर पर जो है वो ला सकती है जैस्मिन। बिल्कुल विचित्र। और जहां बांग्लादेश की टीम ने 157 का स्कोर चेस करके जीत दर्ज की थी इसी पिच पर, और वहीं इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो उनका आगाज हार के साथ हुआ था, तो इंग्लैंड के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला रहने वाला है और बांग्लादेश की टीम के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में कड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए रोमांचक मुकाबला यहां पर देखने को मिलने वाला है। हालांकि देखिए इंग्लैंड जो है वो अहमदाबाद में अपना पहला मैच जो है वो इस ट्रॉफी का, इस सीरीज का जो है वो लूज कर चुकी है इस टूर्नामेंट का, लेकिन कहीं ना कहीं देखें अगर हम लोग माजी के आंकड़ों को देखते हैं जैस्मिन, तो माजी के आंकड़ों में हम लोग क्या पाते हैं कि 24 वनडे मैच जो इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं उसमें से जो है वो 5 मैच जो है सिर्फ बांग्लादेश टीम जीत पाई है, जबकि 19 मैच जो है वो इसी इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं। और अगर वर्ल्ड कप की भी बात करें तो साल 2007, साल 2011, साल 2015 और 2019 ये जो है वो 5 मैच इन टीमों के मध्य में हुए हैं। इसमें से महज 2011 वाला जो वर्ल्ड कप मैच था वो बांग्लादेश की टीम ने जीता था, बाकी के जो जैसे 2007 के अगर मैच की बात करें तो वो 4 विकेट से जो है वो इंग्लैंड की टीम ने जीता था उस वक्त। 2011 में जो है ये शिकस्त मिली थी इंग्लैंड को, और 2015 में 15 रन से जो है ये मैच जीता था, और 2019 में 7 विकेट से ये मैच जीत गई थी इंग्लैंड, तो उस वक्त वर्ल्ड का चैंपियन भी बनी थी इंग्लैंड की टीम। तो अभी भी अगर देखें तो इंग्लैंड की टीम टॉप से लेकर बॉटम तक जो है वो काफी हरफन मौला खिलाड़ी है, काफी मजे हुए ये खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ टाइम से जो है उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं चल रही, कुछ खिलाड़ी जो है वो ठीक से नहीं चल पा रहे हैं अगर कुछ मैचेस में देखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सशक्त टीम मानी जाती है पूरे दुनिया भर में इंग्लैंड की टीम, जो कि टॉप से लेकर बॉटम तक कोई भी खिलाड़ी जो है उनका चल सकता है। तो यहां पर इसलिए रोमांचक मुकाबला जो है वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश पहले ही यहां पर काफी अच्छी प्रैक्टिस कर चुकी है, समझ आ चुकी है उनको आउटफील्ड और पिच के बारे में, और अब जो है पहला मैच वो यहां पर जीत चुकी है। निश्चित तौर पर वो दूसरे मैच को जीतने के लिए यहां पर उतरने वाली है, और इसीलिए माना जा रहा है कि क्योंकि उनके स्पिनर्स देखिए, स्पिनर्स को काफी फायदा यहां पर जो इस पिच में मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके 8 स्पिनर्स को यहां पर फायदा मिला था जो पिछला जो 7 अक्टूबर को मैच हुआ था। तो इन सब चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी कोशिश करेगा कि वो भी उनके जो हरफन मौला खिलाड़ी हैं वो स्पिन करके जो है मैच को पलट दें। हालांकि देखा जाए तो उनके पास जो है वो मीडियम पेसर जो है बाएं हाथ के गेंदबाज उनके पास हैं, पेसर्स गेंदबाज उनके पास हैं, तो शुरुआती दौर में जो भी अगर टॉस जीतकर फील्डिंग करने की कोशिश करेगा या फील्डिंग करेगा तो उसको जो है अगर उसके जो तेज गेंदबाज होंगे उनको शुरुआती दौर में जो वो फायदा मिल सकता है, लेकिन आगे चलते चलते जो है कहीं ना कहीं स्पिनर्स यहां पर फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल विचित्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश ने जो स्ट्रैटेजी पिछले बार अपनाई थी, यहां पर फील्डिंग का निर्णय लिया था और उसके बाद वो उनके फेवर में गई थी, इस बार क्या वही स्ट्रैटेजी काम करेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर वनडे फॉर्मेट्स की बात की जाए तो वनडे फॉर्मेट्स में इंग्लैंड और बांग्लादेश अभी तक लगभग 24 बार आपस में भिड़ चुकी हैं, जिसमें इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो हमेशा से भारी रहा है। 19 मैच जीते हैं इंग्लैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ, और अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 4 बार ये टीमें भिड़ी हैं और बराबरी का स्कोर रहा है। इसलिए सिर्फ पिछला मैच क्योंकि बांग्लादेश जीत गई थी, इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड के सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां बांग्लादेश के सामने भी हैं, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में हमेशा से बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। विचित्र। बिल्कुल जैस्मिन, आपने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, अभी अगर देखा जाए
तो दोनों टीम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश क्योंकि जीत का आगाज कर चुकी है, बांग्लादेश अपनी टेक्निक के साथ यहां पर खेल रही है। जैसे मैंने कहा कि ये जो पिच है वो स्पिनर्स को यहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पिनर्स इनकी अपनी टीम का एक सशक्त पार्ट है बांग्लादेश की। जबकि दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड जो है वो पहले ही 9 विकेट से मैच हार चुकी है न्यूजीलैंड के हाथों। हालांकि जब ये वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तो उस वक्त भी रनर अप जो वो न्यूजीलैंड ही रही थी। न्यूजीलैंड की टीम भी सशक्त टीम मानी जाती है उनके हाथों, लेकिन 9 विकेट से हारना ये अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में जो है आज बांग्लादेश के खिलाफ ये जो मैच यहां पर होने वाला है, तो बीते कल हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से इंग्लैंड की टीम ने यहां पर स्पिन करने की कोशिश की है। उनके स्पिनर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि यहां पर जो वो स्पिन करके ही जो है इस टीम का जो है वो रुख पलटा जाए और बांग्लादेश पर जो है वो हावी हुआ जाए। लेकिन फायदा किसको मिलता है और मौसम किस टीम का साथ देता है, यह देखना बड़ा यहां पर दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन एक बात हम लोगों ने भी देखी थी, अगर हम अपने भी एक्सपीरियंस के लिहाज से देखें तो जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम के बीच में जब मैच हो रहा था जैस्मिन, उस दौरान हम लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो जल्दबाजी में ज्यादा थे। यहां पर बैट्समैन को तब फायदा मिलता है जब वो जल्दबाजी में ना हो, टिक कर खेलें, टेक्निक के साथ खेलें, तो यहां पर बैट्समैन को आउट करना भी मुश्किल हो जाता है। ये इस तरह की पिच जो है वो मानी जाती है और हाई एल्टीट्यूड का ये स्टेडियम यहां पर है। यहां मौसम अपना एक अलग जो है वो फायदेमंद साबित होता है टीमों के लिए। तो इन सब चीजों को जो टीम अच्छे से भांपेगी, समझेगी, सोचेगी, तो वो जो है यहां से फायदा उठा सकती है। दूसरी, अगर हम लोग एक रिकॉर्ड इस स्टेडियम के नाम और भी है, जो टीम जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने की कोशिश करती है या फील्डिंग करती है, यानी जो रन चेज वाला जो आंकड़ा है यहां पर काफी अच्छा रहा है। 5 वनडे मैच हुए हैं, उसमें से 4 मैच जो है उन्हीं टीमों ने जीते हैं जिन्होंने रन चेज किया है। यानी पहले जो है टॉस जीतने के बाद जो है या जिस टीम ने जो पहले फील्डिंग इस स्टेडियम में की है, तो कहीं ना कहीं जो है उन टीम को भी फायदा मिल सकता है जो पहले जो है फील्डिंग करेगी और बाद में जो है वो फिर रन चेज करने के लिए उतरेंगी। ऐसा ही क्योंकि यहाँ के आंकड़े बताते हैं। बिल्कुल विचित्र। और जिन्होंने इस फील्ड को, जिन भी टीमों ने इस पिच को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उन्हें ये बात पता है कि धर्मशाला की ये पिच हमेशा से गेंदबाजों के फेवर में रही है और जिन्होंने स्कोर चेज किया है उनके लिए कहीं ना कहीं ये पिच हमेशा से फायदेमंद रही है। ये बांग्लादेश ने पिछली बार स्टडी किया था तो शायद फायदा मिला, लेकिन इंग्लैंड के साथ हेड टू हेड मुकाबले में हमेशा से इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है, इसलिए चुनौती इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के लिए बनी हुई है। विचित्र, आप नजर बना के रखें। अब से बस कुछ ही क्षणों बाद टॉस होगा और फिर इस मैच की शुरुआत होगी और किस तरीके से इस पिच पर यह मैच खेला जाएगा, देखना अपने आप में काफी दिलचस्प रहेगा, रोमांचक रहेगा। बहुत शुक्रिया विचित्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और शिमला से आपको खबर देंगे, जहां के राज्य सचिवालय में एक बैठक आज हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 महीने के कार्यकाल के दौरान जिलों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। इस बैठक में सभी जिलों के डीसी और एसपी को बुलाया गया है। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, बैठक को लेकर क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? या देखिए, मुख्यमंत्री जो है अभी दिल्ली से पहुंचे नहीं है। जैसे ही मुख्यमंत्री दिल्ली से यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस है एसपी और डीसी की, ये शुरू होगी। काफी समय बाद ये कॉन्फ्रेंस जो एसपी और डीसी की होगी। वैसे तो ये माना जाता है कि एसपी और डीसी की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कुछ रूटीन मैटर्स जो है वो डिस्कस होते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी ये निकल कर आई है, जाहिर सी बात है कि हिमाचल में जिस तरह से आपदा आई है, राज्य सरकार ने एक विशेष पैकेज घोषित किया है 4500 करोड़ का, तो उसे किस तरह से धरातल पर लागू करना है, रिलीफ किस तरह से लोगों तक पहुंचाना, पुनर्वास का काम जो है किस तरह से होगा, इस पर जो है पूरा फोकस रहने वाला है। ये शुरुआती तौर पर जानकारी निकल कर आई है। जाहिर सी बात है कि सभी जिलों के एसपी और डीसी जब यहां पर होंगे तो मुख्यमंत्री जो है अब तक का जो उनका कार्यकाल रहा है 10 महीने का, वो काम काज किस तरह से रहा है, धरातल पर जो योजनाएं
जो राज्य सरकार की तरफ से नई जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो धरातल पर कितना उतरी हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो कामकाज की समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री लेंगे। कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे और ये डीसी के साथ रहेगा। जो एसपीज हैं उनके साथ जो राज्य में कानून व्यवस्था है उस पर ही चर्चा इस पर होगी। तो बड़ी अपडेट इस मामले में ये निकल कर आ रही है कि जो राज्य आपदा पैकेज है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और किस तरह से जो सही मायनों में जो पीड़ित है, प्रभावित है, उन तक मदद किस तरह से पहुंचाई जानी है, जल्द ये मदद कैसे पहुंचेगी और इस तरह की जो है इस पर चर्चा होने की संभावना है। अब मुख्यमंत्री जैसे ही यहाँ पर थोड़ी देर में दिल्ली से शिमला पहुंचेंगे तो उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। पहले जो जानकारी निकल कर आई, पहले ये 9 बजे का समय दिया गया था एसपी और डीसी को सचिवालय आने के लिए, उसके बाद ये 9:30 हो गया। तो अब मुख्यमंत्री थोड़ा लेट है तो अब शायद ये 10 या 10:30 बजे के आसपास ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। साथ ही रणबीर, यहाँ पर बहुत सारे जो डीसी हैं, एसपी हैं, हर जिले से यहाँ पहुंचे हुए हैं और बीते दिनों जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उसके बाद से बहुत से इलाके, बहुत से जिले में बहुत से गांव ऐसे थे जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, लोगों के घर, जहां पर लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए थे। तो क्या इस तरीके की स्टेटस रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी? क्योंकि शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जो फौरी राहत है वो भी अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है। इस तरीके की शिकायतें भी आई हैं, खासतौर पर अगर मंडी की बात की जाए, पंडोह की बात की जाए, मंडी के जो साथ लगते बहुत से इलाके हैं वहां पर लोगों की ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि अभी तक फौरी राहत भी लोगों को नहीं मिली है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से राहत पैकेज मुख्यमंत्री ने रिलीज किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है और किस तरीके से राहत पैकेज में भी, क्योंकि जो मेन्यू है उसमें भी थोड़ा बदलाव किया गया है, तो किस आधार पर वो राहत पैकेज लोगों को मिले, तो ये तमाम रिपोर्ट्स भी क्या डीसी रखेंगे इस कॉन्फ्रेंस में? जी हाँ, देखिए बहुत सारे सवाल जो है विपक्ष की तरफ से भी उठाए गए थे। जो रिलीफ की बात आपने कही, कुछ जगहों पर जो है वो रिलीफ जो मदद होती है वो पहुंची नहीं है, तो उसको लेकर सवाल उठाए गए। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री उसके बारे में जो संबंधित जिले के जो डीसी है उनसे पूछेंगे और ये भी मुख्यमंत्री रिपोर्ट लेंगे कि कहां जो है कितने लोगों को जो है अभी तक ये मदद पहुंची है और कितने लोग अभी बचे हैं। और जो बड़ी बात इसमें ये है, अभी जो विशेष आपदा पैकेज राज्य सरकार ने जारी किया है उसकी एसओपी तैयार की जा रही है। एसओपी में ये होगा कि किस तरह से वो चिन्हित किए जाएंगे, जो नुकसान का आंकलन किस तरह से ग्राउंड जीरो पर पटवारी के माध्यम से किया गया है, क्या वो वेरीफाई किया गया है या वो सही मायनों में किसे कितना मिलना है। इम्प्लीमेंटेशन जो है इस पैकेज का जो है मेन मुद्दा रहने वाला है कि किस तरह से ये पैकेज जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जासमीन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, आपने सही कहा कि जो राहत पैकेज जिसकी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने की है उसकी एसओपी तैयार की जाएगी और फिर जो मौजूदा डीसी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नुकसान का आंकलन के आधार पर फिर इस पैसे का वितरण होगा। बहुत शुक्रिया रणबीर, नजर आप बना के रखें। आपने कहा कि मुख्यमंत्री अभी नहीं पहुंचे हैं, जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद ही कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जानेंगे, जुड़ेंगे आपसे और इस पर अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया रणबीर। आगे बढ़ते हैं और शिमला से एक और खबर है, जहां 9 विकास खंडों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। पंचायतों में रिक्त पदों के निर्वाचन के चलते आचार संहिता लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत और उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार विकास खंड टुटू, नारकंडा, चौहारा, जुब्बल, ठियोग, रामपुर, बसंतपुर, मशोबरा और चौपाल की ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों के उप निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है और इन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है। पंचायत नगर निकाय के उपचुनाव के लिए दिनांक 18, 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष कार्यालय ग्राम पंचायत में नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं।
वहीं शिमला में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा की राजनीति देश को बांटने की राजनीति है। ये केवल चुनावों के समय जाति धर्म पर सवाल उठाती है। भाजपा के रहते देश में अघोषित आपातकाल है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों को निपटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। कार्य नहीं करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। नेगी ने सेब उत्पादन पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि खराब मौसम और भारी बारिश के कारण सेब के उत्पादन पर असर पड़ा है। पर जो लोग जिन्होंने लंबे समय से जिनकी राजनीति देश को बांटने का, जातियों को बांटने का रहा, जो केंद्र में भाजपा की सरकार है और पिछले 9 सालों से ये यही काम करते आए। चुनाव के समय जाति का सवाल पैदा करते हैं, चुनाव के समय जो है हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा करते हैं, चुनाव के समय में संविधान बदलने की बात करते हैं। तो ये प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये करते क्या रहे हैं। केंद्र में जो है आज की तारीख में जो लोकतंत्र को जितना खतरा केंद्र की भाजपा की सरकार से हुआ है, आज तक देश में कभी नहीं हुआ है। देश में आज जो है एक किस्म से बिना घोषणा की यहाँ पर जो है इमरजेंसी लागू किया है। आज जो पत्रकार जो सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, उन सबको जो है बारी बारी से जो है नजर जो है बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। कहाँ पर आज तो प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर भी सवाल है। कोई नागरिक अगर आज कोई प्रश्न पूछता है तो उसके पीछे ईडी और क्या कहते हैं आपका सीबीआई को लगाया जा रहा है। और ऐसे अधिकारी जो है ईडी में, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इसको जो है एक्सटेंशन बार बार देना जो है गलत है, नियत जो है जो आपकी नियत ठीक नहीं है, फिर भी आप ऐसे अधिकारियों को जो है ईडी और सीबीआई में जो है लगातार बनाए रख रहे हैं। और कांग्रेस शासित राज्य में जातीय जनगणना पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन ने इसे फूट डालो और शासन करो की नीति बताया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जिस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, जातीय जनगणना विपक्षी दल क्या पाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस निर्णय से हमारे देश की एकता को चुनौती मिली है। ऐसा अंग्रेज करते थे, फूट डालो और शासन करो। अब बिहार से नीतीश सरकार ने इसका आगाज किया है और कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके घटक दल इसकी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक समान कार्य किया। मोदी जी की एक ही नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस दौरान उन्होंने मौजूदा प्रदेश सरकार के 10 महीने के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। अंग्रेज जो है वो 2 भागों के लोगों को आपस में लड़ाते थे और अपना राज स्थापित करने का प्रयास करते थे। और मुझे लगता है कि यही एक तरीका ये कांग्रेस और उनके बाकी घटक इसको इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुसंख्यक वर्ग को उसको डिवाइड करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मोदी जी की सरकार ने अगर कार्य किया तो वो कार्य, अगर सड़क दी तो सड़क ये नहीं देखती है कि सड़क किस वर्ग को दी जा रही है, सड़क किस समुदाय को दी जा रही है। ये सरकार जो है वो जिन चीजों का वायदा करके यहाँ पर पहुंची थी, वो वायदे तो क्या पूरे करने थे, जो बेसिक चीजें थी। आज कर्मचारी वो उबाल पे हैं, आज आप शिक्षक देखें तो वो उबाल पे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखें तो आम आदमी जो उसमें तरस रहा है। और जो प्रॉमिसेस किए थे वो कहते हैं सुभान अल्लाह, उसके ऊपर तो क्या क्या काम हुआ है वो आपके सबके सामने। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अपने जसवा परागपुर विधानसभा की रीढ़ी, कुठेड़ा, अमरोह और नारी ग्राम पंचायत में घरों से मिट्टी एकत्रित की और वहां पर जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की घोषणा के पहले और बाद में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 सालों की उपलब्धियों को लेकर जनता को बता रहे हैं कि जो ईमानदार और कुशल नेतृत्व मिला है, जो उन्होंने भारत का दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया है, ये बड़ा हथियार जनता पार्टी के पास है। वो एक एक पल अपने देश के लिए जीते हैं। उनके नेतृत्व में दोबारा हम चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में होने वाले चुनावों में
भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की घोषणा होते ही, उससे पहले भी और घोषणा होने के बाद भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी की है और पार्टी पूरी तरह से तैयार है दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए भी और जीतने के लिए भी। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की शानदार उपलब्धियां पिछले 9.5 वर्षों की, उनको लेके भी जनता के बीच में जाएंगे। जो ईमानदार और कुशल नेतृत्व हमें मिला है, जिसके कारण भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा, ये बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जो ईमानदारी और एक एक क्षण, एक एक पल भारत के लिए जीते हैं। ऐसा नेता किसी और पार्टी के पास। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो संसदीय क्षेत्र का विकास किया, जो हिमाचल के लिए विकास किया और जो पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय बनाकर, 13 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा देके, हर घर को बिजली देके, मुफ्त में इलाज तो मुफ्त में अनाज देके, ये एक बड़ा बदलाव देखा गया है कि कैसे एक सरकार ईमानदारी के साथ गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है। तो ये मोदी जी के काम को लेके हम जाएंगे और साथ ही साथ महिलाओं के लिए केवल महिला कल्याण के लिए ये योजनाएं नहीं, महिला नेतृत्व विकास के लिए 33% आरक्षण भी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक दिया। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।